नमस्कार सभी साथियों को। आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर सबस्पेस सदिश उपसमष्टि। कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार ये है पार्ट 3 बीएससी पार्ट 3 मैथमेटिक्स फर्स्ट का प्रथम पेपर है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, वेक्टर सबस्पेस सदिश उपसमष्टि। तो इसके लिए इस सब समष्टि उप समष्टि के लिए पहले आपने को वेक्टर स्पेस का अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। वेक्टर स्पेस के आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है कि फॉर एनी वेक्टर स्पेस वी आर वेक्टर सबस्पेस इज ए नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ V दैट इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस अंडर द इनहेरिटेड ऑपरेशन। या हिंदी में किसी भी सदिश समष्टि VF के लिए सदिश उपसमष्टि W V का एक अतिरिक्त उपसमष्टि ऐसा होता है जो सदिश समष्टि द्वारा प्रेरित संक्रियाओं के अंतर्गत एक सदिश समष्टि होता है। यहाँ पर प्रेरित संक्रियाओं से अर्थात BF के अंदर जो सदिश योग और अदिश गुणन जो परिभाषित हैं वही संक्रियाएं W के अंदर भी लगाते हैं। और यदि W वापस VF की उपसमष्टि W वेक्टर स्पेस बन जाता है तो इसको हम कहते हैं कि यह एक सदिश समष्टि है। तो सबसे हर एक वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि की कम से कम दो उप समष्टियाँ रहती हैं। एक तो V स्वयं होता है तथा दूसरा शून्य समष्टि। तो इन सदिश समष्टियों को ट्रिवियल सबस्पेस या तुच्छ उप समष्टि कहते हैं। इनके अलावा कोई भी यदि अतिरिक्त होती है तो उसको प्रॉपर सबस्पेस या मुख्य उप समष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि द प्लेन थ्रू द ओरिजिन P इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ट्रिपल XYZ वेयर XYZ में कंडीशन है x + y + z = 0। तो दिस इज ए सबस्पेस ऑफ R3 एज रिक्वायर्ड बाय द डेफिनेशन द प्लेन्स ओरिएंटेड ऑपरेशंस आर इनहेरिटेड फ्रॉम द लार्जर स्पेस R3। दिस इज ए सबसेट ऑफ R3 एंड हियर the operations are inherited from the R3. Scalar multiplication and vector addition is defined here. x1 plus y x1 y1 z1 plus x2 y2 z2 equal to x1 plus x2 y1 plus y2 z1 plus z2 and scalar multiplication is defined as r into xyz बराबर rx ry rz। इसको हिंदी में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो कंडीशंस हैं वेक्टर स्पेस सब स्पेस प्रूव करने के लिए सारी कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पर केवल क्लोजर कंडीशन को चेक करके भी हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ R3। तो एडिशन जो है समान x1 + y1 + z1 = 0 and x2 + y2 + z2 = 0, therefore their sum is also 0। and similarly the multiple if x plus y plus z equal to 0 then the scalar multiple is rx plus ry plus rz is also 0, therefore these two operations are here closed and therefore this is a subspace of the R3। हिंदी में मूल बिंदु से गुजरने वाला समतल है। तो यहाँ पर शर्त हम लगा रहे हैं कि x plus y plus z equal to 0। R3 के केवल ऐसे ही पॉइंट्स ले रहे हैं जिनके लिए x + y + z = 0 होता है। तो यहाँ पर सदिश का योग जो है वो इस तरह से डिफाइन है जैसे कि 3/1 की दो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं हम, तो 3/1 की मैट्रिक्स मिल रही हैं। और इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन r × xyz बराबर rx ry rz है। तो इस तरह से इन दो ऑपरेशंस के लिए ये जो हैं ये एक तरह से सदिश उप समष्टि होती हैं। वेक्टर सबस्पेस होता है R3 का। तो वेक्टर स्पेस सबस्पेस कोई भी समुच्चय वेक्टर सबस्पेस होगा या नहीं होगा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी तो ये है कि वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तथापि इसके लिए कुछ शर्त जो हैं उसके आधार पर भी इसका परीक्षण किया जा सकता है कि ये वेक्टर सबस्पेस होगा या नहीं होगा। इससे संबंधित एक प्रमेय है, थ्योरम, वो इस तरह से हैं। द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर ए नॉन वॉइड सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF टू बी ए सबस्पेस इज।
ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाइज ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। यदि कोई भी ए और बी बिलोंग्स टू एफ प्रत्येक तथा अल्फ़ा और बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स हो जाता है, डब्ल्यू में विद्यमान है, तो ऐसा जो रिक्त उपसमुच्चय होता है डब्ल्यू, वो बी एफ की उपसमष्टि होगी। ये कंडीशन आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। अब इसका प्रूफ हम देखेंगे। तो पहला पार्ट है, पहला पार्ट है कंडीशन इज नेसेसरी, प्रतिबंध की आवश्यकता। तो मान लो कि डब्ल्यू सदिश समष्टि की एक उप समष्टि है, तो तब इसमें विभिन्न संक्रियाएँ जो लागू होती हैं सदिश समष्टि की, वो लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग लगा करके बताया गया है। तो पहले हम लगा रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो अदिश गुणन के आधार पे ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। इसी तरह से बी बिलोंग्स टू एफ तथा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाइज बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो अब ए अल्फ़ा एंड बी बीटा जो है डब्ल्यू के अवयव हैं, तो सदिश योग के आधार पे हम कह सकते हैं कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इस तरह से हमने ए और बी बिलोंग्स टू एफ, एफ के अवयव लिए थे, तथा अल्फ़ा एंड बीटा जो हैं वो डब्ल्यू के अवयव लिए थे। और हमने ये बता दिया है कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि प्रतिबंध जो हैं आवश्यक हैं। तो इसका जो प्रमेय का दूसरा भाग है, द कंडीशन इज सफिशेंट, प्रतिबंध की पर्याप्तता, कि यदि केवल ये प्रतिबंध है तो भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि दिस इज ए सब स्पेस उपसमष्टि होगी। तो अलग अलग तरीके से हम इसको सदिश समष्टि के जो आवश्यक अभिग्रहित हैं उनको दिखाएंगे। तो पहले हम ले रहे हैं कि ए बराबर 1 तथा बी बराबर 1 लेने पर दिए गए प्रतिबंध से 1 1 बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाइज। अब ये शर्त जो है उसके आधार में ए और बी को 1 रिप्लेस कर रहे हैं हम। तो ये अपने को मिल रहा है 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इस तरह से सदिश डब्ल्यू जो है सदिश योग के लिए समृद्ध हो जाएगा। दूसरी बार में हम चॉइस जो है ए को -1 ले रहे हैं और बी को ले रहे हैं 0। तो इस तरह से लेने पर यहाँ पर हम देखेंगे कि -1 एंड 0 बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो -1 इंटू अल्फ़ा प्लस 0 इंटू बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। एंड इसका जो हल होगा -1 अल्फ़ा प्लस 0 बीटा इज दिस इम्प्लाइज माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो अतः अंत में ए बराबर 0 एंड बी बराबर 0 लेने पर हम देखेंगे कि उस जो प्रतिबंध में ए और बी को 0 रखने पर 0 अल्फ़ा प्लस 0 बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इम्प्लाई 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू। अतः डब्ल्यू में शून्य सदिश उपस्थित हैं। अब चूँकि डब्ल्यू जो है बी का एक सबसेट है, तो बी में जो सदिश योग और सहचारी सदिश योग के लिए सहचारी क्रम विनिमयता विभिन्न गुण हैं, वो ऐसे के ऐसे डब्ल्यू में भी लागू हो जाएंगे। यानी कि डब्ल्यू में भी सदिश योग सहचारी एवं क्रम विनिमय होगा। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि डब्ल्यू प्लस जो है एक क्रम विनिमय समूह है। तो ये जो सदिश समष्टि का पहला अभिकृत है वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा जा रहा है। पुनः हम देखते हैं बी बराबर 0 लेने पर और ए बिलोंग्स टू एफ लेने पर अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। तो इस तरह से ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू अदिश गुणन के लिए भी समृद्ध हैं। इसलिए डब्ल्यू अदिश गुणन के लिए समृद्ध हैं, परंतु डब्ल्यू सबसेट हैं वी का। तो अतः डब्ल्यू सदिश समष्टि के शेष अभिग्रहित जो हैं V2, V3, V4, V5 को भी संतुष्ट करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डब्ल्यू जो है सदिश समष्टि VF की एक उप समष्टि है। तो इनकी अब जो है अगली प्रॉपर्टी है कुछ कि आपस में कोई भी दो उप समष्टियों का इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में क्या होगा कि वो आपस में सब स्पेस रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहली कंडीशन देख रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेज उप समष्टियों का सर्वनिष्ठ। तो कोई भी इसकी जो इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस। कोई भी हम फैमिली लेंगे सब स्पेसेज की उप समष्टियों की, तो उनका यदि सर्वनिष्ठ लेंगे तो वो हमेशा एक उप समष्टि होता है। तो इसका प्रूफ इस तरह से दिखाया गया है कि सबसे पहले हमारे पास है बी एफ को एक सदिश समष्टि ले रहे हैं
तथा एक कुल ले रहे हैं W1 W2 एंड सो ऑन, इसकी उप समष्टियों का एक कुल ले रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि इंटरसेक्शन WI जो है वो VF की एक उप समष्टि है। तो इसको इस तरह से सिद्ध कर रहे हैं आवश्यक शर्त लाने के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि हर एक WI जो है वो एक उप समष्टि है, इसलिए 0 बिलोंग्स टू WI फॉर ऑल I। इस तरह से 0 जो है वो इंटरसेक्शन WI का अवयव हो जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन WI जो है वो नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर जो हम मान रहे हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन WI, तब क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है हर एक WI में विद्यमान होगा फॉर ऑल I। अब हर एक WI जो है वो BF की एक उप समष्टि है, अतः किसी भी A और B बिलोंग्स टू F के लिए AB बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू WI implies A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू WI फॉर ऑल I and therefore A alpha plus B beta belongs to intersection WI। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि A और B belongs to F के अवयव हैं तथा अल्फ़ा एंड बीटा इंटरसेक्शन WI के अवयव हैं। तब हमने क्या देखा कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन WI। तो जो पीछे थ्योरम प्रमेय देखा था उस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये आवश्यक प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है, अतः इंटरसेक्शन WI भी एक VF की एक उप समष्टि होता है। तो इसी तरह से यूनियन, तो जिस तरह से इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है, उप समष्टि होता है, लेकिन यूनियन जो है वो हमेशा सब स्पेस हो ये आवश्यक नहीं है। तो वो यूनियन कब सब स्पेस होगा कब नहीं होगा उसके बारे में ये प्रमेय जो है हमें जानकारी देता है कि द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली आइदर W1 इंटर सबसेट ऑफ W2 और W2 सबसेट ऑफ द W1। तो किन्हीं दो सदिश उप समष्टियों का संघ W1 यूनियन W2 उप समष्टि होता है यदि और केवल यदि ये शर्त है कि W या तो W1 सबसेट हो जाए W2 का या फिर W2 हो जाए सबसेट W1 का। तो इसका प्रूफ जो है सिद्ध प्रमाण आसान है, तो उसको हम इस तरह से देखते हैं। पहले हमने मान लिया कि W1 और W2 ऐसी दो उप समष्टियाँ हैं कि या तो W1 सबसेट टू W2 है या फिर W2 सबसेट W1 है। तो हम देखेंगे कि यदि W1 सबसेट हो जाता है W2 का तो दिस इम्प्लाई W1 यूनियन W2 बराबर W2 मिल जाएगा, तथा यदि W2 सबसेट हो जाता है W1 का तो W1 यूनियन W2 जो है वो W1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनियन जो है या तो W2 हो जाएगा या W1, लेकिन W1 और W2 हमारे पास सदिश उप समष्टि हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि W1 यूनियन W2 भी सदिश उप समष्टि होगी। इसका विलोम कन्वर्स जो है उसको हम इस तरह से लेंगे कि कंडीशन ले रहे हैं कि W1 यूनियन W2 एक सदिश समष्टि है, तो हम अपने को ये दिखाना है कि भाई या तो W1 सबसेट होगा W2 का या W2 जो है W1 का सबसेट होगा। तो माना कि यदि संभव हो तो मान लो W1 जो है W2 का सबसेट नहीं है, तो तब हमें एक ऐसा अवयव अल्फ़ा मिलेगा W1 का कि जो W2 के अंदर विद्यमान नहीं है। इसको हम इस समीकरण 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब W2 का कोई एक अवयव ले रहे हैं बीटा, तो हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये बीटा जो है वो W1 का अवयव है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रक्रिया यूज कर रहे हैं कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है W1 यूनियन W2 के अंदर विद्यमान रहेंगे, तथा अल्फ़ा प्लस बीटा योग संक्रिया से अल्फ़ा प्लस, क्योंकि W1 यूनियन W2 सदिश उप समष्टि है इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो अब या तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 का अवयव है, इसलिए या तो अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग करेगा W1 में या अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग करेगा W2 में। परंतु अल्फ़ा प्लस बीटा यदि W2 में बिलोंग कर रहा है और बीटा जो हमारे पास अवयव था वो W2 का है, तो तब हम देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा बराबर अल्फ़ा W2 का अवयव हो जाएगा, जो कि समीकरण 1 जो थी हमारा उसका विरोधाभास है। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा W2 में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा को W1 में उपस्थित होगा। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग करेगा W1 में या अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग करेगा W2 में। परंतु अल्फ़ा प्लस बीटा यदि W2 में बिलोंग कर रहा है और बीटा जो हमारे पास अवयव था वो W2 का है, तो तब हम देखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बीटा बराबर अल्फ़ा W2 का अवयव हो जाएगा, जो कि समीकरण 1 जो थी हमारा उसका विरोधाभास है। अतः अल्फ़ा प्लस बीटा W1 में बिलोंग करेगा W1 में, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा को W1 में उपस्थित होगा। तो अब
तथा अल्फ़ा बिलोंग्स टू W1, तो इन दोनों को माइनस लेने पर तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बराबर परिणाम इसका बीटा जो है वो बिलोंग करेगा W1 में। तो इस तरह से हमने एक W2 का अवयव लिया था बीटा और उसको W1 में दिखा दिया। इस तरह से ये कह सकते हैं कि W2 इज ए सबसेट ऑफ दी W1। इसी प्रकार यदि दूसरी कंडीशन लेते हैं तो उसको भी दिखाया जा सकता है कि यदि W1 यूनियन W2 उप समष्टि है तथा W2 जो है W1 का सबसेट नहीं है, तो हम सिद्ध कर सकते हैं W1 जो है सबसेट होगा W2 का। अतः कोई भी दो उप समष्टियों का संघ जो है एक उप समष्टि होगा यदि और केवल यदि एक उप समष्टि दूसरी उप समष्टि के अंदर अंतर्विष्ट करें। इससे संबंधित कोई भी क्वारी जो है और पूछी जा सकती हैं। डॉक्टर RP सोमानी, गवर्नमेंट एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। थैंक यू।